नमस्कार। रागांग की श्रृंखला में आज हम बागेश्री अंग के अंतर्गत एक और राग को लेकर उपस्थित हुए हैं। इस राग के विषय में हमने पहले भी आपको कुछ जानकारियां दी हैं, लेकिन आज हम इस राग को एक अलग दृष्टि से देखते हुए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बागेश्री अंग के रागों में हमने जहाँ तक राग बागेश्री या बागेश्वरी और राग रागेश्री या रागेश्वरी राग के बारे में आपको विस्तार से बताया है। इसी के अंतर्गत बागेश्री अंग के अंतर्गत हम एक राग बहार को लेकर आज उपस्थित हुए हैं। आपके मन में ये जरूर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी कि राग बहार बागेश्री अंग का कैसे हो गया। ये प्रश्न जाहिर सी बात है, आना भी चाहिए। देखिए, पंडित नारायण मौरेश्वर खरे जी ने जो 26 रागांग के बारे में जो वर्णन किया है, उसमें बागेश्री अंग के अंतर्गत राग बहार का वर्णन हुआ है। मैं यहाँ पर विशेष रूप से कहूँगी, बहुत से ऐसे राग हैं जो कई अंगों को मिलाकर बनते हैं। यानी उसमें एक तरफ हो सकता है हम बागेश्री अंग की बात करें तो दूसरी तरफ कान्हड़ा अंग भी आएगा, या मल्हार अंग आ रहा है, या कोई और अंग आ रहा है। तो रागों की बहुत से ऐसे रागों की निर्मिति हुई है जिनमें कि अलग अलग अंगों को जो है उसमें मिश्रण किया गया है और एक नया स्वरूप जो है वो सामने आया। ऐसे ही राग बहार एक राग है जिसमें हमें अलग अलग रागों के अंग मिलते हैं। बहरहाल हम इस समय बागेश्री अंग की बात करते हैं, तो बागेश्री अंग के अंतर्गत जो है हम राग बहार का वर्णन करेंगे। मुख्य रूप से ये बताएंगे कि बागेश्री अंग इसमें कहाँ पर है। इस रागांग श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अलग अलग रागों के अंग, यानी जो रागांग हैं, मुख्य रागांग जो बताए गए हैं, उनकी दृष्टि से हम अलग अलग रागों को देखें और ये देखें कि उन रागों में वो अंग कहाँ पर आते हैं। तो बागेश्री अंग के अंतर्गत राग बहार की हम आपके सामने आज चर्चा करेंगे। राग बहार जो है वो ठाट काफी के अंतर्गत आता है। तो काफी ठाट के अंतर्गत आने वाले रागों में दो चीजें प्रमुख हैं, एक तो गांधार का कोमल होना और दूसरा निषाद का कोमल होना। ये काफी ठाट की खास बात है। ठाट परंपरा की बात करते हैं तो एक छोटी सी बात मैं आपको एक रिवीजन के तौर पर आपको बताना चाहूंगी कि पंडित भातखंडे जी ने दशविध ठाट वर्गीकरण पद्धति जो है हमें दी है। ये एक बहुत बड़ा कार्य जो है, बहुत बड़ी देन उनकी भारतीय शास्त्रीय संगीत को रही है, जिसके अंतर्गत काफी ठाट भी एक ठाट है। क्योंकि 10 ठाटों को याद करना तो आसान है, हम 10 अलग अलग फिंगर्स पे 10 ठाटों को याद कर सकते हैं, उनके नामों को याद कर सकते हैं। तो जब ये 10 विध ठाट पद्धति बताई गई तो स्वाभाविक था कि इतने सारे राग थे, उन रागों को कैसे याद करें या उन रागों के स्वरूप को कैसे याद करें। तो कोई तो ऐसी बात, इस तरह की कोई चीज होनी चाहिए जो उसको बहुत आसान बना सके। तो एक बहुत सुंदर तरीके से जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया पंडित भातखंडे जी ने, उसमें हमें 10 अलग अलग स्केल्स यानी सप्तक वो उन्होंने प्रदान किए। यानी सप्तक तो 7 स्वरों का ही है, सारे ग म प ध नि, लेकिन हर बार उसमें स्वरों का जो एक स्वरूप है वो चेंज करके, वो बदल कर एक अलग उसका स्केल या सप्तक प्रस्तुत हुआ। जैसे सबसे पहले शुद्ध स्केल यानी शुद्ध सप्तक, जिसमें सारे ग म प ध नि सभी स्वर शुद्ध हैं। अगला जो है उसमें निषाद को कोमल कर दिया, तो ये एक अलग तरह का सप्तक बना जिसमें कि निषाद कोमल है। तो उसको एक नाम दे दिया गया कि पहला उदाहरण के लिए कैटेगरी ए, दूसरा कैटेगरी बी, इसी प्रकार तीसरे में उन्होंने ग नी को कोमल किया, कैटेगरी सी, चौथे में उन्होंने ग ध नी को कोमल किया, कैटेगरी डी। इस प्रकार से उन्होंने 10 प्रकार के जो अलग अलग वर्गीकरण उन्होंने प्रस्तुत किए। अब वहां पर
ये देखा गया होगा कि किस राग के स्वरों से, यानी किस राग के जो आरोह अवरोह से ये जो एक सप्तक है ये मिलता है, यानी कौन सा राग उसके नियरेस्ट है। तो ये देखा गया कि बिलावल राग जो है उसके स्वर, सभी स्वर शुद्ध है, जो कि हूबहू इनके पहले जो सप्तक उन्होंने दिया या पहला जो स्केल दिया उससे मिलता जुलता, तो उसी के नाम पर ठाट का नाम रख दिया गया। तो इसीलिए ऐसे रागों को आश्रय राग भी कहा जाता है। तो आश्रय राग की जब बात आती है, सिलेबस में आश्रय राग अक्सर ये पूछा जाता है, तो आश्रय राग का मतलब है जिन रागों के स्वरूप को या जिन रागों के नाम पर उन थाटों का नाम रखा गया है उन्हें आश्रय राग कहा जाता है। तो ऐसे बिलावल, खमाज, काफी, आसावरी, तोड़ी, भैरव, भैरवी, पूर्वी, इस प्रकार से जो थाट हैं, इन थाटों के यानी उन रागों से आप देखिए बिल्कुल मिलते जुलते हैं और उन थाटों के अंतर्गत रागों का वर्णन किया गया। तो ये कुछ कुछ बातें मैं बीच में आपको बताती हूँ, क्योंकि विद्यार्थी अक्सर यदि इन बातों को न जान पाए तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये भी चीज़ें बीच बीच में थोड़ा सा हम इनकी पुनरावृत्ति करते रहेंगे। तो हम बात करते राग बहार की, जो काफी थाट के अंतर्गत है। इस राग की जो जाति है वो षाड़व और षाड़व है, यानी इसके आरोह में भी 6 स्वर और अवरोह में भी 6 स्वर होते हैं। आरोह में इसमें जो है ऋषभ का को वर्ज किया जाता है और अवरोह जो है उसमें इसमें धैवत को वर्ज किया जाता है। इस राग में गांधार जो है वो कोमल है और निषाद जो है उसके 2 रूप यानी शुद्ध और कोमल दोनों स्वरूप जो है उसके इस राग में प्रयोग किए जाते हैं। वैसे नाम से भी राग पता चलता है कि राग जो है वो ऋतु प्रधान है, यानी बसंत के समय जब बाहर का मौसम होता है, स्प्रिंग सीजन जिसे कहा जाए, तो उस समय इस राग को किसी भी समय गाया बजाया जा सकता है। लेकिन यदि हम समय सिद्धांत की बात करें तो मध्य रात्रि का ये राग है। और जैसे नाम से ही विदित होता है कि ये राग बहार यानी एक उल्लास, एक खुशी, एक उत्साह का जो है माहौल या उस तरह का एक भाव उत्पन्न होता है हमारे हृदय में जब हम बहार शब्द को ही का उच्चारण करते हैं। तो इसका जो इसकी प्रकृति जो है, इसका नेचर जो है वो चंचल है, उल्लासपूर्ण है। तो राग का नाम भी उतना ही खूबसूरत है, उतना ही उल्लासपूर्ण जो है वो विदित होता है। इस राग के जो समप्रकृतिक राग है, यानी उसी की प्रकृति के उससे मिलते जुलते राग हैं, वो राग मियां मल्हार है। किस प्रकार से मियां मल्हार से अलग है ये भी थोड़ा बहुत आगे आपको अंतर हम बताएंगे। बाकी इसके जो न्यास के स्वर हैं वो है षड्ज, मध्यम और पंचम। वादी स्वर की बात करें यानी मुख्य स्वर, वो स्वर जो राजा है जिसका बार बार प्रयोग होता है, जिस पर सबसे अधिक न्यास होता है या एक कहें कि एक अलग तरह से चमकता है राग में, वो है मध्यम। और मध्यम इसका वादी स्वर है तो संवादी इसका षड्ज है। और इसकी खास चीज है कि हम जब आरोह लेते हैं यानी असेंडिंग ऑर्डर में षड्ज से, मध्य सप्तक के षड्ज से हम सीधे मध्यम पर, शुद्ध मध्यम पर जाते हैं। तो ये इसका एक बहुत ही खूबसूरत जिसे कहा जाए उसका आगाज होता है राग का। और फिर ये राग जब आगे बढ़त इस राग की होती है, जैसे जैसे ये आगे चलता है राग, तो वैसे ही ये एक अलग तरह का एक माहौल क्रिएट करता है। इस राग में अधिकतर इसको मध्य और तार सप्तक के में इसका विस्तार होता है। इस राग में विलंबित रचना भी मिलती है, इस राग में द्रुत रचनाएं भी मिलती हैं, तराना भी मिलता है, झपताल की बंदिशें भी होती हैं और धमार भी इस राग में गाए बजे जाते हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत राग है और क्योंकि एक चंचल है, उल्लास का राग है, तो इसको गाना बजाना जो है वो सभी लोग, मैं विद्यार्थी कहूँ, कलाकार कहूँ, संगीत प्रेमी कहूँ, सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो इस राग का आरोह अवरोह क्या होगा?
सा मा मा प ग म नि द नि सा नि प म प ग म रे सा मा मा प ग म नि द नि सा नि प म प ग म रे सा। ये इसका आरोह और अवरोह है। कुछ लोग इसका आरोह इस प्रकार से भी गाते हैं, सा मा मा प ग म द नि सा, तो इस प्रकार से भी गाते हैं। लेकिन जब राग की बात करें, राग को एकदम पहचानने की बात है, तो मा प ग म नि द नि सा नि प म प ग म रे सा मा प। इस प्रकार से जो है ऋषभ को तो पूरी तरह से इसमें आरोह में वर्जित किया जाता है। और गांधार का कैसे प्रयोग है, सा मा प ग म नि द नि सा, तो मैं कहूँ कि एक वक्र रूप जो है इस राग के स्वरों में दिखाई पड़ता है। अब इसकी जो पकड़ की बात करें, यानी राग को कैसे पहचाना जाए, सा मा प ग म नि द नि सा नि प, सा मा प ग म नि द नि सा। ये जो एक फ्रेज आता है, ये जो स्वर समुदाय आता है, उसको गाते ही हम एकदम पहचान लेते हैं कि राग बहार गाया जा रहा है या राग बहार बजाया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आरोह अवरोह से पता चलता है राग में किस प्रकार के स्वर प्रयोग होते हैं, आरोह में किस प्रकार से। जैसे मैंने कहा कि गांधार इसका कोमल है, और षडज और मध्यम का जो संवाद है, सा मा मा प, तो सा मा प ग म, आरोह में गांधार का प्रयोग तो है, लेकिन ऋषभ बिल्कुल गायब है। म प ग म नि द नि सा नि प नि प म प ग म रे सा। इस प्रकार से अवरोह में धैवत का प्रयोग बिल्कुल नहीं है। तो जाति इसकी षाडव और षाडव है। आपने देखा कि आरोह अवरोह या पकड़ गाते में मध्य और तार सप्तक के ही स्वरों को गा रही हूँ। म प ग म नि द नि सा रे नि सा नि प म प ग म रे सा। तो थोड़ा सा हम कहें कि मध्य सप्तक का प्रयोग और बाकी तार सप्तक का। यदि हम इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में ही ये राग जो है गाया जाता है। अब इस राग की खास विशेष स्वर संगतियां कौन सी हैं? राग देखिए स्वर संगतियों से बनता है। आरोह अवरोह ने तो बता दिया कि कौन कौन से स्वर प्रयोग होते, कि स्वर संगतियां कौन कौन सी। तो पहला, जैसे मैंने आरोह गाया, सा मा प ग म, पहला म प ग म नि द नि सा। दूसरा, सा नि प म प ग म नि प म प ग म, सा मा प ग म रे सा। तो छोटे छोटे स्वर संगति को यदि हम याद कर ले, उनका रियाज करें, तो राग अपने आप समझ में आता है। ग ग म नि द नि सा नि प, ग म नि द नि सा नि प। ये स्वर संगति बहुत खूबसूरत है, जहाँ पर कि कोमल निषाद का और कोमल गांधार का प्रयोग हो रहा है। इसके अतिरिक्त नि सा रे सा नि प म प, नि सा रे सा नि प म प, रे सा नि प म प। तो जब बंदिश गाई जाती है, तो बंदिशों में भी देखिए तार सप्तक की तरफ ज्यादा अग्रसर रहती बने। नि सा रे सा नि प, बहुत खूबसूरत स्वर समुदाय है जो इसमें प्रयोग होता है। इसके म प ग म नि द नि प, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, और ग म द नि द प, ग म द नि द, ग म द नि द म म प ग म रे सा रे नि सा। ये भी स्वर समुदाय प्रयोग किया था।
सा म म प ग म नि ध नि सा रे नि सा नि प। निषाद और पंचम का एक मीन के तौर पे जो है प्रयोग जो है इस राग में बखूबी प्रयोग होता है, बहुत सुंदर लगता है। ग म नि ध नि प, दोनों निषादों का प्रयोग कैसे होता है? सा म म प ग म नि ध, कोमल निषाद, म प ग म नि ध नि, शुद्ध निषाद का प्रयोग। तो दोनों निषादों का प्रयोग इसमें किया था। म प ग म नि ध नि सा नि प, म प ग म नि ध नि सा रे नि सा नि प। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कोमल जो स्वर है, एक ही स्वर के जब दो स्वरूप होते हैं तो कोमल जो है वो हमेशा अवरोहात्मक होगा और जो शुद्ध होगा वो आरोहात्मक होगा। तो यहाँ पर भी म प ग म नि ध नि सा, तो आपको दोनों जो मैंने आपसे बात कही उसको उदाहरण के तौर पर भी आपको मैंने बताया। तो ये चीजें स्पष्ट आपको हो गई होंगी इन उदाहरणों के द्वारा। अब जब हम बागेश्री अंग की बात करते हैं, क्योंकि हम राग बहार की बात तो कर रहे हैं लेकिन बागेश्री अंग की बात करते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपकी जिज्ञासा शुरू से रही होगी कि इस राग को मैंने बागेश्री अंग के अंतर्गत क्यों लिया। तो बागेश्री अंग यानी बागेश्री में क्या है, गांधार और निषाद कोमल है, क्योंकि वो भी काफी थाट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर कौन सा वो फ्रेज है जो इस राग में प्रयोग होता है, बागेश्री अंग को वो सामने लेकर आता है, तो वो है गमदनी गमदनी गमदनी, ये जो स्वर गुच्छ है इसका प्रयोग होता है। और इसके अतिरिक्त मनीदा गमनीदा, ये भी बागेश्री अंग का स्वर गुच्छ है। उसके अतिरिक्त गमदनी रे सा, ये भी बागेश्री अंग का द्योतक है। तो इसका मतलब कि जहां पर हम शुद्ध निषाद का प्रयोग नहीं करते, यानी वो फ्रेज जिसमें कि केवल कोमल निषाद का प्रयोग है, गमदनी, ये कोमल निषाद है। इसको हम यदि ऐसे गाएं, गमदनी दनी सा गमनी दा, बागेश्री अंग गमनी दनी, ये शुद्ध निषाद लगाते ही बागेश्री अंग खत्म और आपका बहार की जो खासियत है वो सामने आ जाती है। तो हमें ये समझते हुए कि बागेश्री अंग कहाँ पर है, इस राग को गाना चाहिए। ये राग एक बड़ा खूबसूरत राग है जिसमें कि केवल बागेश्री अंग नहीं आता, और भी अंग आते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन क्योंकि बागेश्री अंग की बात कर रहे हैं, उसके अंतर्गत इस राग को ले रहे हैं, तो आपको पहले मैं बागेश्री अंग के बारे में आपको बता रही हूँ और फिर से मैं इसको एक बार आपको बताती हूँ। गमदनी बागेश्री अंग, गमनी दा गमदनी, मनी दा गमनी दा, बागेश्री अंग गमदनी रे सा, बागेश्री अंग। और जहां हमने इसमें शुद्ध निषाद ऐड कर दिया, गमदनी दा गमदनी रे सा गमनी दनी, ये लगाया तो आपका बहार हो गया। अब जहां मैं दोनों निषादों का प्रयोग कर रही हूँ वहां पर आपको एक और क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में आएगा कि ये भी मियां मल्हार में भी तो प्रयोग हो रहा है, तो दोनों में क्या अंतर है ये मैं आगे आपको बताऊंगी। ऋतु प्रधान राग है, तो राग को थोड़ा सा आगे ले जाते हुए थोड़ी सी हम इसकी पलटों का अभ्यास करते हैं। 3 ताल में इसकी पलटे, थोड़ा सा आलाप आपको मैं बताऊं और उसके बाद में इसकी पलटों के बारे में, और धीरे धीरे हम इस राग को और इसकी जानकारी लेंगे। दनी सा रे नि सा मा प ग म नि दनी प, म प ग म नि दनी सा रे नि सा नि प नि भ म प ग म रे सा। तो ये राग का चलन है। राग आरोह अवरोह तो ठीक है, लेकिन राग को उसके चलन से ही हम अच्छे से जान सकते हैं।
धनि सा रे नि सा सा म म प ग म रे सा सा म म प ग म ग म नि ध नि प ग म नि ध नि सा नि प निषाद और पंचम का संवाद नि नि प म प ग म रे सा नि सा ग म रे सा धा रे रे धा धा रे रे नि सा ग म रे सा नि सा ग म नि ध नि प म प ग म रे नि सा ग म नि ध नि सा रे सा नि प म प ग म रे सा नि सा ग म नि ध नि सा ग म रे सा नि ध नि प म प ग म रे सा नि ध नि सा रे सा नि सा नि ध नि सा ग म रे सा नि सा नि ध नि सा ग म रे सा नि सा नि ध नि सा म म प प ग म नि ध नि सा रे सा नि सा नि ध नि प म प नि ध नि सा नि ध नि प म प ग म रे सा ध नि सा रे नि सा ध नि सा रे नि सा म म म प ग म नि ध नि सा रे सा नि प म प ग म रे सा। राग का जो चलन होता है पलटे भी उसी में से ही बनकर आते हैं। जैसे हम ध नि सा रे नि सा ध नि सा रे नि सा ध नि सा रे नि सा म म प ग म रे सा ध नि सा रे नि सा म म प ग म रे सा ध नि सा रे नि सा म म प ग म नि ध नि प म प ग म रे सा ध नि सा रे नि सा म म म प ग म नि ध नि प म प ग म रे सा ध नि सा रे नि सा म म म प ग म नि ध नि सा रे सा नि ध नि प म प ग म रे सा ध नि सा रे नि सा म म प ग म नि ध नि सा ध नि सा रे नि सा नि प म प ग म रे सा ध नि सा रे नि सा म म म प ग म नि ध नि सा रे सा नि ध नि प म प ग म रे सा नि सा। तो अभ्यास करके ये चीजों को जानना बेहद जरूरी है। जब चलन हमें पता होगा तो हम पलटों का भी अभ्यास बहुत सहज रूप से कर पाएंगे। बाकी अलग बात है, आप जितना रियाज करेंगे आवाज उतनी अच्छी बनेगी और तानों के दाने भी उतने अच्छे स्पष्ट रूप से खिलकर आएंगे। ग म रे सा नि सा म म म प ग म रे सा नि सा म म म प ग म नि ध नि प म प ग म रे सा नि सा सा ग म म म प ग म नि ध नि सा रे सा नि ध नि प म प ग म रे सा नि सा ग म म ग म म प प ग म नि ध नि सा रे सा नि सा ग म रे सा नि ध नि प म प ग म रे सा नि सा। तो वही जो स्वर हम आकार में ले रहे हैं, आलाप में ले रहे हैं, जो आलाप मतलब स्लो टेम्पो में हम जब स्वरों को गा रहे हैं उसी को हम तान के रूप में पलटों के रूप में गा सकते हैं। ध नि सा रे नि सा ग म रे सा नि सा ग म रे सा नि सा म म म प ग म रे सा नि सा म म म प नि म म म प ग म नि ध नि प म प ग म रे सा नि सा म म म प ग म नि ध नि सा रे नि सा नि ध नि प म प ग म रे सा नि रे नि सा। स्वर संगति मैंने आपको बताई, पलटों में भी इसका प्रयोग हो सकता है। रे नि सा नि ध नि प म प ग म रे सा नि सा म म म प ग म नि ध नि सा रे सा नि ध नि प म प ग म रे सा नि सा ग म रे सा नि ध नि प म प ग म रे सा नि सा सा म म प। ये स्वर संगति भी मैंने आपको बताई, सा म म प ग म सा म म म प ग म नि ध नि प म प ग म रे सा नि सा सा म म म प ग म नि ध नि रे नि
सा नि ध नि प म प ग म रे सा नि सा 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 म म म प ग म नि ध नि सा रे सा नि सा ग म रे सा नि ध नि प म प ग म रे सा नि सा 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 म म म प ग म नि ध नि सा रे सा नि सा 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 म म म प ग म रे सा नि ध नि प म प ग म रे सा नि ध नि सा रे सा नि सा म प ग म रे सा नि सा। कभी कभी आपको जरूर लगता होगा कि मैं किस प्रकार से इसको गाती चली जा रही, लेकिन शुरू में हमको इसको लिखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा हमें कम लय में यानी धीरे, जो इसका टेम्पो स्पीड जो इसकी थोड़ी कम स्पीड में हम इसको अभ्यास इसको करना पड़ेगा। सा म म प ग म रे सा 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 म म प ग म नि ध नि प म प ग म रे सा 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 म प ग म नि ध नि सा नि प म प ग म रे सा। इस प्रकार से हमको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। एक और मुख्य बात मैं आपको बताऊं, जब हम पलटों का अभ्यास कर रहे हैं तो हम हाथ से एक ताली जरूर रखें। तबला तो है, 1 2 सा सा म म प ग म रे सा 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 म म प ग म नि ध नि प म प ग म रे सा सा म म प ग म रे सा 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 म म प ग म नि ध नि प म प ग म रे सा। तो हाथ से ताली जो है वो आप जरूर दीजिए। और ताल, चाहे वो मैनुअल तबला हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक तबला हो, या आजकल आपके मोबाइल में बहुत से ऐप आप डाउनलोड करते करते, लेकिन लय तो आपको चाहिए ही चाहिए उसका। और लय यदि हम उसको उस लय के साथ, जो तबले से जो ताल बज रही है उसके साथ हम अपने हाथ से उसको दें, तो आप देखिएगा एक तो आपका सही बिल्कुल लय में आपकी पलटों का अभ्यास होगा, और आपके गले की जो आपके दाने जो आकार में विशेष तौर पे वो भी बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट रूप से बनकर आएंगे, और आपकी तान बहुत मजबूत और बहुत सुंदर जो है उस तैयार होना शुरू हो जाएगी। तो ये राग बहार का एक छोटा सा परिचय दिया। इसी को हम आगे अपने अगले व्याख्यान में कुछ उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करेंगे।